नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षत पंडित और आज की कहानी है आंध्र प्रदेश से। क्राइम की कहानियां तो आप हर रोज सुनते हैं, लेकिन आज की जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आप चौंक जरूर जाएंगे, क्योंकि यह क्राइम ही ऐसा और इस तरह किया गया था कि पुलिस को भी इसको सुलझाने में उसकी हालत खराब हो गई थी। यह वारदात 2023 की है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है प्रकाशम जिला। 17 और 18 मई की दरमियानी रात को प्रकाशम जिले के झल्लापाड़ू रोड पर एक महिला की लाश मिलती है। जब इस लाश पर लोगों की नजर जाती है तो जाहिर है लोग 100 के पास जाते हैं और उस लाश को देखकर लोगों को लगा कि रियल लाइफ में ये हादसा हुआ है, किसी वाहन ने उसे कुचला है और फिर फौरन वह पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जिस जगह पर झल्लापाड़ू क्रॉस रोड पर यह लाश मिली थी वह इलाका वेली गंदला मंडल की हद में आता है, मतलब वेली गंदला कमिश्नरेट की हद वाली वह जगह है जहां पर यह डेड बॉडी मिली थी। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और पुलिस की टीम आकर उस महिला की लाश को बरामद करती है। लाश को देखकर यह लगता है कि वह वाकई किसी सड़क हादसे का शिकार हुई है, क्योंकि जिस तरह से उसके शरीर पर चोट के निशान थे और जिस तरह से कपड़े वगैरह फटे हुए थे, उसे देखकर लग रहा था कि शायद कोई गाड़ी इस महिला को कुचल कर निकल गई है। और महिला की उम्र जो है ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता था कि शायद वह 30 से 40 के बीच रही होगी। लेकिन इस महिला का एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन सी गाड़ी ने उसे हिट किया, जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ वह गाड़ी कहाँ गई, क्या किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा, यह तमाम सवाल पुलिस के जेहन में थे। और पुलिस को अब इस मामले की तफ्तीश करनी थी। जिस गाड़ी के टक्कर से इस महिला की मौत हुई है, यानी पुलिस को उस गाड़ी का पता लगाना था। पुलिस का जो काम करने का तरीका है उसके मुताबिक पुलिस ने उस लाश को बरामद किया और बरामद करने के बाद उसे फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर वह कानूनी कार्रवाई में जुट गई। एक्सीडेंट के लिए जो गाड़ी चालक जिम्मेदार है उस गाड़ी को तलाश करने की कोशिश करने लगी। 17 और 18 मई की दरमियानी रात की यह घटना थी। पोस्टमार्टम के लिए 100 को भेज दिया गया। इस एक्सीडेंट के मामले में 12 दिन गुजरे थे। उसी दौरान पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, पुलिस का दिमाग घूम गया। पुलिस का दिमाग इसलिए घूम गया क्योंकि जो मामला अब तक रोड एक्सीडेंट का लग रहा था वह मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं था, बल्कि इस महिला की किसी ने हत्या की थी और हत्या करके लाश को सड़क पर कुछ इस तरह से फेंक दिया था जिसे देखकर यह लगे कि महिला की मौत एक्सीडेंट में हुई है। यानी कातिल ने कत्ल करने के बाद मामले को भटकाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर यह कन्फर्म कर रहे थे कि महिला की मौत गला घोंटे जाने की वजह से हुई है। अब पुलिस के लिए आया एक्सीडेंट का मामला कत्ल के मामले में बदल चुका था और अब पुलिस एक्सीडेंट के लिए जो गाड़ी जिम्मेदार है और जो गाड़ी का ओनर जिम्मेदार है उसकी तलाश छोड़कर पुलिस इस महिला के कातिल की तलाश में लग गई। मतलब अब तक पुलिस एक गाड़ी को ढूंढ रही थी, लेकिन अब पुलिस गाड़ी नहीं बल्कि कातिल को ढूंढ रही थी। उधर इस महिला की पहचान पता लगने पर पुलिस ने इस महिला के पति से संपर्क किया। महिला की पहचान जो है वह राधा रेड्डी के तौर पर हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी और उसके पति का नाम है मोहन रेड्डी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हैदराबाद में मोहन रेड्डी काम करता है। तो जब पुलिस ने मोहन रेड्डी से मुलाकात की तब पुलिस ने उसको यह बताया कि आपकी पत्नी की लाश हमें झल्लापाड़ू रोड पर मिली थी, जो एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। क्योंकि जब तक पुलिस ने राधा के पति मोहन रेड्डी से संपर्क किया तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी और मर्डर की बात भी सामने नहीं आई थी। तो ऐसे में पुलिस ने जब उसके पति को बताया कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई है और वह सड़क हादसे का शिकार हुई है, तो मोहन रेड्डी जो है वह बहुत हैरान हुआ
वह बिल्कुल सन्न रह गया यह सुनकर कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। और मोहन ने बताया कि उसकी बीवी अब से कुछ रोज पहले यानी 11 मई को अपने घर से अपने पैतृक जिले लम्मा गई थी और वापस भी आई तो झल्लापाड़ू क्रॉस रोड पर वह कैसे पहुंची, वहां वह कैसे एक्सीडेंट का शिकार हुई, इन सारी चीजों के बारे में वह बिल्कुल अनजान था। और अपनी पत्नी के एक्सीडेंट में मौत के बारे में सुनकर वह बहुत दुखी हो चुका था और पुलिस के लिए भी उससे पूछताछ करना और ज्यादा जानकारी उससे जुटाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि पुलिस एक साथ कई तरफ से इस मामले की जांच करने में लगी हुई थी। सिर्फ पति से ही पूछताछ करके सच्चाई पता करना पुलिस के लिए जरूरी नहीं था, बल्कि पुलिस को सारे अंग को एक्सप्लोर करना था। हर तरीके से यह पता करना था कि इस महिला की मौत कैसे हुई होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चल गया कि महिला की मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं बल्कि मर्डर की वजह से हुई है, तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से इस मामले की तफ्तीश को एक्सीडेंट से कत्ल की दिशा में मोड़ दिया और पुलिस अब कत्ल के मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने राधा के घर वालों से बातचीत की, यानी राधा के मायके वालों से बातचीत की। और जब राधा के मायके वालों से बातचीत हुई तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई। राधा के घर वालों ने बताया कि राधा का एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है काशी रेड्डी। काशी रेड्डी 16 और 17 तारीख को लगातार मैसेज करके राधा को मिलने के लिए वापस शहर में बुला रहा था। यह बात घर वालों ने बताई और साथ ही घर वाले अब यह भी आशंका जता रहे थे कि हो न हो इस मौत के पीछे काशी रेड्डी का ही हाथ हो सकता है। पुलिस को अब इस मामले की तफ्तीश में एक नया एंगल मिल चुका था। एक नए किरदार के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई थी। घर वाले इस मर्डर के पीछे जो वजह बता रहे थे, उसके पीछे कोई पैसों का लेन देन राधा और काशी रेड्डी के बीच था। तो काशी रेड्डी जिस तरह से मैसेज कर के बार बार राधा को बुला रहा था, उससे उनको लग रहा है कि इस हत्या के पीछे काशी रेड्डी का हाथ है। तो अब जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को यह भी पता चला कि काशी रेड्डी ने राधा को फोन करके उसी वेली गंडल मंडल के एक बस स्टॉप पर मिलने के लिए बुलाया था और यह कहा था कि वह रुपयों की एक किस्त उसे देगा। बेसिकली काशी रेड्डी क्योंकि बचपन का दोस्त था और बहुत ही अच्छा मित्र था, तो काशी रेड्डी जब मुसीबत में था उस समय राधा और उसके पति ने मिलकर काशी रेड्डी को अब से कुछ साल पहले 80 लाख रुपए उधार दिए थे और काशी रेड्डी अभी रुपए वापस नहीं लौटा रहा था। तो इस रुपए के वापस नहीं लौटाने की वजह से जाहिर है पति पत्नी दोनों परेशान थे और वह लगातार काशी रेड्डी से अपने मेहनत की कमाई जो है वह वापस मांगते रहते थे। पुलिस अब काशी रेड्डी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर चुकी थी। पुलिस की छानबीन अभी चल ही रही थी और घर वाले शक भी जता रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और शक जताने पर पुलिस ने काशी रेड्डी को हिरासत में भी ले लिया और उससे पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी ही देर की पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि राधा रेड्डी की मौत से काशी रेड्डी का कोई लेना देना नहीं है। काशी रेड्डी से जो भी सवाल पुलिस ने पूछे, उसने उन सवालों का सही सही जवाब दिया। कोई भी मैसेज करने की बात से उसने इनकार किया। उसने कहा कि राधा रेड्डी से उसकी कोई भी बातचीत नहीं हुई है और उसने यह भी बताया कि जिस वक्त का लोकेशन आप बता रहे हैं, यानी जहां पर डेड बॉडी मिली थी, उस जगह पर मैं गया ही नहीं। तो पुलिस ने जब इन सारी चीज़ों को वेरीफाई किया तो पता चला कि वाकई काशी रेड्डी सच बोल रहा है और राधा रेड्डी के कत्ल से काशी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के लिए तकरीबन यह बात साफ हो गई। अब पुलिस को यह लगने लगा कि अगर काशी रेड्डी ने राधा की हत्या नहीं की है तो राधा की हत्या किसने की। अब यह मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था और पुलिस ने राधा के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई
और पुलिस ने जब राधा के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई तो पुलिस ने यह नोटिस किया कि राधा को काशी रेड्डी के नाम से एक नहीं बल्कि कई मैसेज किए गए थे और यह सारे मैसेज अलग अलग मोबाइल नंबरों से किए गए थे। यानी सारे मैसेज जो हैं अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करके किए गए थे। यह अपने आप में एक अजीब बात थी। काशी रेड्डी पुलिस की हिरासत में था। वह कत्ल की बात से इनकार कर रहा था। मैसेज काशी रेड्डी के नाम से भेजे जा रहे थे, लेकिन काशी रेड्डी अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी एक मोबाइल फ़ोन से मैसेज नहीं भेज रहा था और न ही उसे फ़ोन कर रहा था, बल्कि मैसेज भेजने वाला अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर काशी रेड्डी के नाम से राधा को बुला रहा था। यह सारी बातें बड़ी रहस्यमय तरीके से पता चल रही थी और इसी सिलसिले में पुलिस अब राधा रेड्डी के मोबाइल फ़ोन की सारी डिटेल्स निकाल कर यह पता करने में जुट गई कि आखिर किन किन नंबरों से उसको मैसेज भेजा गया था। इसमें से कई नंबर पुलिस को स्विच ऑफ मिले, लेकिन पुलिस को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और क्लू इस मामले में मिला और वह क्लू यह था कि राधा रेड्डी को जो पहला मैसेज काशी के नाम से भेजा गया था, एक पर्टिकुलर लोकेशन से वह मैसेज कातिल ने राधा को भेजा था। यह बात जब साफ हो गई तो पुलिस ने यह तय किया कि वह उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर यह पता करने की कोशिश करेगी कि क्या यहाँ से किसी आदमी ने राधा रेड्डी को मैसेज भेजा था या नहीं। इसी जांच में पुलिस ने पिन पॉइंट लोकेशन निकाली और उस लोकेशन पर पहुंची तो वहां उन्हें एक फ्रूट जूस सेलर मिला। वह सड़क किनारे गन्ने का जूस बेचता था और कातिल ने उसी के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके राधा रेड्डी को फ़ोन पर मैसेज भेजा था और मैसेज भेजकर उसे बुलाया था। पुलिस ने अब गन्ने का जूस बेचने वाले उस आदमी की पहचान कर ली थी। पुलिस की टीम उस गन्ना जूस विक्रेता के पास पहुंची और उससे पूछा कि 17 तारीख की दोपहर को या शाम को आखिर उसके दुकान के पास से या उसके मोबाइल फ़ोन से किसने मैसेज भेजा था। उसने क्या अपना मोबाइल फ़ोन किसी को दिया था? तो गन्ने के जूस बेचने वाले दुकानदार ने पुलिस को एक अहम बात बताई। उसने यह बताया कि उस रोज दोपहर को एक आदमी उसकी दुकान पर आया था जिसने यह कहा कि उसका मोबाइल फ़ोन खराब हो गया है। वह किसी से बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं कर पा रहा, तो कुछ देर के लिए मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन मांगा। जब गन्ने के जूस विक्रेता को एक आदमी ने फ़ोन मांगा तो उस दुकानदार ने अपना मोबाइल फ़ोन उस अजनबी को दे दिया और इसके बाद गन्ने के जूस के दुकानदार का यह कहना था कि थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन मुझे वापस दे दिया और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता है। इधर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में यह बात पता चल गई कि गन्ने के जूस का विक्रेता जो दुकानदार है, उसके मोबाइल फ़ोन में एक सिम कार्ड डालकर उस मोबाइल फ़ोन से मैसेज राधा रेड्डी को भेजा गया था, लेकिन वह सिम कार्ड डालकर राधा रेड्डी को मैसेज भेजने वाला आदमी कौन था, यह जूस बेचने वाला आदमी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वह आदमी उसके लिए अजनबी था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं सकता था। तो पुलिस ने जब उससे उस आदमी के बारे में पूछा तो वह कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब पुलिस ने काशी रेड्डी का हुलिया और काशी रेड्डी की तस्वीर दिखाकर गन्ने के जूस के विक्रेता से इसके बारे में सवाल जवाब किए तो गन्ने का जूस का जो सेलर था, जो विक्रेता था, उसने यह कहा कि नहीं, यह वह आदमी नहीं था जिसने उसे मोबाइल फ़ोन मांगा हो या लिया हो। वह काशी रेड्डी नहीं था। काशी रेड्डी का इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यह बात तकरीबन शुरुआती तफ्तीश में ही पुलिस के लिए क्लियर हो चुकी थी। और जब गन्ने का जूस बेचने वाले आदमी ने भी काशी रेड्डी को उसके दुकान में आने और उसका मोबाइल फ़ोन मांगने की बात से इनकार कर दिया, यानी काशी रेड्डी को पहचानने से इनकार कर दिया, तो पुलिस इस बात को लेकर और कंफर्म हो गई कि मर्डर में काशी रेड्डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब पुलिस के दिमाग में यह चल रहा था कि अगर यह काशी रेड्डी नहीं है तो कौन है। पुलिस ने अब राधा रेड्डी के तमाम नज़दीकी लोगों के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की।
जिन लोगों की तस्वीरें पुलिस को मिली वह सारी तस्वीरें उसने जूस बेचने वाले आदमी को दिखाई। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर राधा रेड्डी के पति मोहन रेड्डी की भी थी। पुलिस ने जब मोहन रेड्डी की तस्वीर जूस बेचने वाले आदमी को दिखाई तो वह जूस बेचने वाला आदमी देखते ही पहचान गया कि अरे यही आदमी था जिसने मुझे मोबाइल फ़ोन लिया था और कहा था कि उसका मोबाइल फ़ोन खराब हो गया है। वह कुछ देर के लिए मेरा मोबाइल फ़ोन यूज करना चाहता है। यह बात सुनते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि अब तक तो मोहन रेड्डी अपनी बीवी की मौत पर बहुत दुख जता रहा था। पुलिस की तफ्तीश बता रही थी कि काशी रेड्डी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि राधा जिसकी हत्या हुई है उसका पति मोहन रेड्डी ही इस मामले में शामिल है, क्योंकि गन्ने का जूस बेचने वाला आदमी मोहन रेड्डी की पहचान कर चुका था। अब पुलिस ने राधा के पति मोहन रेड्डी को पकड़ा और बहुत सख्ती से उसने पूछताछ शुरू की। जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने आखिरकार पुलिस के दबाव के आगे अपना जुर्म कबूल कर लिया और यह मान लिया कि उसी ने 17 और 18 मई की दरमियानी रात को अपनी बीवी राधा की हत्या की थी। यह हत्या क्यों की और कैसे की, अब यह बड़ा सवाल था जो पुलिस जानना चाहती थी। तो पहले आपको बताता हूं कि मोहन रेड्डी ने राधा की हत्या कैसे की। मोहन रेड्डी जो है वह अपनी पत्नी से जाहिर है चिढ़ा हुआ था, नाराज था। हत्या करने के लिए उसने यह तय किया कि वह काशी रेड्डी बनकर अलग अलग नंबरों से अपनी बीवी को मैसेज करेगा और मैसेज करके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर बुलाएगा। पुलिस की तफ्तीश में भी यह बात तकरीबन साफ हो चुकी थी। वह अलग अलग सिम कार्ड लेकर अपनी बीवी को मैसेज कर रहा था और पहला मैसेज उसने उसी जूस के दुकानदार से मोबाइल फ़ोन मांग कर किया था और मोबाइल से मैसेज करके उसने अपनी बीवी को पामरू बस स्टैंड पर बुलाया था और यह बताया था कि वह काशी रेड्डी है, वह कुछ पैसे देना चाहता है। तो इसलिए राधा उससे पैसे लेने के लिए चली गई। अपने पैसों को लेकर राधा बहुत परेशान थी। वह चाहती थी कि पैसे उसे जल्दी मिलें। तो जैसे ही काशी रेड्डी के नाम से मैसेज आया, राधा पामरू बस स्टैंड पहुंच गई। काशी रेड्डी को तो पता ही नहीं था कि यह सब हो रहा है उसके पीठ के पीछे, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे राधा का पति था। तो जब मोहन रेड्डी ने देखा कि उसकी बीवी पामरू बस स्टैंड पहुंच गई है तो वह बस स्टैंड आ पहुंचा और उसने अपनी बीवी से पूछा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो गांव में होना चाहिए था बच्चों के साथ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई। तो राधा ने कहा कि वह तो पैसे लेने के लिए आई है, क्योंकि काशी रेड्डी ने रुपए देने की बात कहकर उसे इस बस स्टॉप पर ही मिलने बुलाया था, इसलिए वह मिलने के लिए आई है और वह चाहती है कि जो भी पैसा मिल रहा है तो उसे वह लेना चाहती है। लेकिन अब यहाँ पति पत्नी एक दूसरे को मिल चुके थे। पति के दिमाग में साजिश चल रही थी और वह बीवी को इस बात का दूर दूर तक कोई शक नहीं था, कोई ख्याल नहीं था। खैर जब पति पत्नी मिल गए, थोड़ा वक्त गुजारने के बाद पति ने कहा कि मुझे काशी रेड्डी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, वह नहीं आएगा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद उसने राधा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, उसके पति मोहन रेड्डी ने, और उसे एक सुनसान रास्ते पर ले गया। वहाँ ले जाकर पहले उसने अपनी बीवी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या कर देने के बाद उसने लाश को उसी झल्लापाड़ू रोड के पास एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया और लाश फेंकने के बाद अपनी गाड़ी से, अपनी कार से उसकी डेड बॉडी को कई बार कुचला। इसलिए कुचला ताकि देखने वालों को और पुलिस को यह लगे कि यह मामला रोड एक्सीडेंट का है। और जैसा कि आपको पता है कि 17 और 18 मई की दरमियानी रात को यह घटना हुई थी और उसके बाद जब डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर की तो पुलिस को लगा कि यह मामला वाकई एक्सीडेंट का है। शुरू में पुलिस इसे एक एक्सीडेंट का ही मामला मानकर चल रही थी। तो इस तरह से मोहन रेड्डी ने बड़े ही सातिश तरीके से अपनी बीवी की हत्या की साजिश रखी
और उस हत्या को काशी रेड्डी के नाम से वह अंजाम देना चाहता था। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले से काशी रेड्डी का आखिर क्या लेना देना है, और दूसरा यह कि हत्या की वजह क्या थी। तो बेसिकली हत्या की वजह ही काशी रेड्डी है। काशी रेड्डी राधा का बचपन का दोस्त था और राधा के कहने पर ही उसके पति मोहन रेड्डी और खुद राधा ने इन दोनों ने मिलकर काशी रेड्डी को 80 लाख उधार दिए थे। यह 80 लाख काशी रेड्डी मोहन और राधा को वापस नहीं लौटा रहा था और पति पत्नी के बीच इस 80 लाख को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। असल में मोहन रेड्डी लगातार अपनी बीवी राधा को परेशान किया करता था। उस पर इल्जाम लगाया करता था कि उसी ने 80 लाख डुबा दिए। अगर उसने अपने नालायक दोस्त काशी रेड्डी को यह रुपए नहीं दिए होते तो आज उन्हें इन 80 लाख रुपयों के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। उनके मेहनत की कमाई के पैसे उनके बचपन के दोस्त ने हड़प कर लिए। अब जब रिश्ते खराब होते हैं तो बात का बतंगड़ बन जाता है, चीजें लगातार बिगड़ती हैं। अब जो पति है मोहन रेड्डी, उसको यह लगने लगा था कि उसकी पत्नी शायद काशी रेड्डी के साथ इन्वॉल्व भी है, किसी रिलेशनशिप में है, और यह बात जो है मोहन रेड्डी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। मतलब एक तो काशी रेड्डी 80 लाख रुपए हड़प चुका था, दूसरा मोहन रेड्डी को यह लगता था कि उसकी बीवी राधा जो है काशी रेड्डी के साथ रिलेशनशिप में है। तो यह दो वजहें थीं कि वह अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और इसी के मारे वह राधा की हत्या करना चाहता था। और इस हत्या के लिए उसने फुल प्रूफ प्लानिंग बहुत ठंडे दिमाग से रची थी। इसी प्लानिंग के तहत उसने अपनी बीवी को 11 मई को बच्चों के साथ गांव भी भेज दिया था और उसके बाद नकली पहचान से काशी रेड्डी के नाम से लगातार मैसेज करके उसे अपनी बीवी को एक ठिकाने पर बुलाया। और घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घर वालों को लग रहा था कि काशी रेड्डी ने ही बुलाया है और मोहन रेड्डी जो उसका पति है आखिरकार अपनी बीवी को धोखे से बुलाकर उसकी हत्या करके लाश फेंक दी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश की और एक एक करके सारी कड़ियों जोड़ते हुए पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी कर दिया। तो यह थी पूरी कहानी, जिसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत बढ़िया रही, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। और दूसरा यह कि किस तरह से उसके पति ने इतनी गहरी और सातिराना साजिश रची, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद उसका पति जो है आखिरकार पकड़ा ही गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोगों को भी इस कहानी ने चौंकाया जरूर होगा। आप लोगों को लगा होगा कि काशी रेड्डी ही हत्यारा होगा, लेकिन बाद में कहानी ने नया मोड़ आया और पति कातिल निकला। यह कहानी एक जटिल और चौंकाने वाली हत्याकांड की है, जिसमें पति ने ही अपने पत्नी की हत्या की और इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की सतर्कता और कुशलता से मामले का सही सच सामने आया। मोहन रेड्डी ने जो किया वह बिल्कुल गलत था। किसी भी समस्या का समाधान हत्या जैसा अपराध करना नहीं हो सकता। मोहन रेड्डी ने अपनी पत्नी की हत्या करके न केवल कानून का उल्लंघन किया, बल्कि एक इंसान की जिंदगी भी खत्म कर दी। हत्या करना एक गंभीर अपराध है और इसे किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। मोहन रेड्डी को अपनी पत्नी राधा से बातचीत करनी चाहिए थी और अपने बीच के मुद्दों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए थी। बातचीत से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर काशी रेड्डी के साथ पैसे का विवाद था तो मोहन रेड्डी को कानूनी मदद लेनी चाहिए थी। वह वकील की सहायता से कानूनी कार्रवाई करके अपना पैसा वापस मांग सकता था। अगर मोहन रेड्डी को अपनी पत्नी पर अविश्वास था या उसके बीच रिश्ते में समस्या थी तो उन्हें मैरिज काउंसलिंग की मदद लेनी चाहिए थी। वे उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें सही समाधान दे सकते थे। मोहन रेड्डी को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए था। क्रोध और आवेश में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। ठंडे दिमाग से सोचना और सही निर्णय लेना जरूरी है। मोहन रेड्डी को अपनी समस्या का हल शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से निकालना चाहिए था। हत्या जैसा घृणित अपराध करना न केवल नैतिक रूप से गलत है,
बल्कि इससे उसके और उसके परिवार की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए आप हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद अक्षत से लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।